गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। आज हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी का 6 चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मानव पर्यावरण अनन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको क्लासेस में। अब हम एनसीईआरटी के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और जो जो मैं हाईलाइट करता हूँ इस पोर्शन में, ठीक है बच्चों, तो वो पोर्शन को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है मेरे साथ। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड इवनिंग। और जो भी बच्चे नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ क्वेरीज रहे तो हमें कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पर्यावरण अनन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं, ये ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे हम। रेनू बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। ठीक है, ये चित्र देखिए आप। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, देखिए ये इंग्लैंड के निवासी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से ये हमें अफ्रीका के दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमें यूरोपियन लोग दिख रहे हैं। इस तरीके से ये चित्र है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से है। ठीक है, इन 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 शब्दों को थोड़ा ध्यान कीजिएगा। ठीक है, इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान है, कुछ बर्फीले प्रदेश से, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से है। ठीक है, इतना याद रखिए आप। शुष्क रेगिस्तान, कुछ बर्फीले प्रदेश एवं गर्म नम वर्षा वनों से है। वे मुझसे इतना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा व मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद हम तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख लेते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। अमेजोन बेसिन का जीवन, ये बताया था मैंने आपको। अमेजोन बेसिन याद होगा। अमेजोन बेसिन का बच्चों कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइए सभी, अमेजोन बेसिन कहाँ पर है। सभी बताएंगे, कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ आप सभी को याद है क्या अमेजोन बेसिन कहाँ पर है। थोड़ा इधर कर लेता हूँ। सभी बताएंगे अमेजोन बेसिन कहाँ पर है, बताइए। अमेजोन बेसिन कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। मैंने पढ़ाया आप सभी को, ये चीजें पढ़ाई है मैंने अमेजोन बेसिन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दक्षिण अमेरिका। अमेजोन बेसिन कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका। ये बताया था मैंने आप सभी को। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे आप सभी। अमेजोन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। 6.2। ठीक है, 6.2 मानचित्र कहाँ पे देखेंगे। हाँ, ये मानचित्र हमारा 6.2। अब यहाँ देखिए आप सबसे पहले, ये हमारी अमेजोन बेसिन, ये बताया था मैंने। ये अमेजोन नदी है हमारी। इस एरिया को कहते हैं अमेजोन बेसिन। ठीक है, ये याद रखिए। अभी दिख गया आप सभी का अमेजोन बेसिन। अब आगे पढ़ेंगे हम। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय कहाँ होता है हमारा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। कर्क रेखा क्या होती है हमारी, 0 से 30। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हमारी 30 डिग्री, ये 0 और ये 30, तो ये हमारा क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इतना याद रखना आपको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ये। ठीक है, इतना क्षेत्र याद रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ध्यान दीजिएगा।
भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अमेज़न नदी इसी क्षेत्र में होती है। ठीक है, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ, ठीक है, दक्षिण के बीच में क्या है, हमारी अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। यह ध्यान दे कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, हमारा पश्चिम यह है, पश्चिम से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में स्थित होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, इधर से एक दूसरी जल राशि आ रही जो यहाँ पे मिलेगी, इसे नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से समझ गए आप। आगे पढ़ेंगे हम। अमेज़न नदी बहुत ही देखिए, अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। दिख रहा है आप सभी को, ये देखिए ध्यान से। अमेज़न नदी में क्या बोल रहा है कि बहुत सारी नदियां मिलकर, ठीक है, बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। देखिए, ये एक अमेज़न नदी, मेडेरिया नदी, दिख रहा है आप सभी को, ये मिग्रो नदी, ठीक है, ये विंगू नदी। इस तरीके से नदी जब मिलती है तो अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, नदी बेसिन ब्राजील के भागों में नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर तथा कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग अपवाहित होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि ध्यान देंगे, नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? जी, ये आपको लिखवा दिया है मैंने, ये आपको लिखवा दिया बेसिन से स्थित उन देशों के नाम। ठीक है, याद है आप सभी को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना आगे देखेंगे हम। सहायक नदियां क्या होती है, यहाँ छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां जो अमेजोन नदी या मुख्य नदियों से मिलती है। मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण कहा जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजोन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये भी लिखवा दिया है मैंने आपको नोट्स में कि अमेजोन नदी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी बेसिन नदी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। जलवायु के बारे में जानेंगे, जलवायु के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए जलवायु के बारे में जानते हैं। अभी जलवायु जैसा कि आप जानते हैं, अमेजोन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म प्लस नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। क्यों गर्म एवं आर्द्र होता है, क्योंकि ये 30 डिग्री, 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। ये कैसा, ये गर्म क्षेत्र होता है। और मैंने आपको बताया था यहाँ संवहनीय वर्षा होती है, तो हमेशा आर्द्र होगा, गर्म प्लस आर्द्र। ठीक है, वही बताया हुआ है यहाँ पे भी। आपको समझ आ रहा है जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में जो पढ़ रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं बच्चों बुक्स के साथ? आपके कंसेप्ट बुक्स के साथ कंप्लीट हो रहे हैं कि आपको अब समझ रहा है कि हाँ, डाउट नहीं है, जो सर ने पढ़ाया वो सही पढ़ाया हमें? आगे ध्यान देंगे सभी। देखिए, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया, देखिए, प्रतिदिन वर्षा होती है। मैंने कहा था आपको प्रतिदिन वर्षा होती है यहाँ पर, ये भी बताया था आपको। और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र
अति उच्च होती है। ठीक है, क्या कहा गया, दिन का तापमान क्या होता है यहाँ पे, दिन का तापमान लगभग, देखिए, उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। दिन का तापमान क्या होता है, उच्च होता है, एवं आर्द्रता क्या होती है, अति उच्च होती है, अति वर्षा बारिश होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही होती है। यह बारिश वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखिए अमेजोन वन, देखिए ये दिख रहा है आपको अमेजोन वन कितने घने हैं। यहाँ जो पेड़ों की डंगाल है, झाड़ियां होती है, उस पर भी यहाँ छोटे छोटे घास उगले हुए हैं। ठीक है, घास उगे हुए हैं। देखिए अब वर्षावन के बारे में जानेंगे। अमेजोन वन को ही वर्षावन कहा जाता है, जहाँ डेली वन होती है। ठीक है, इनको ही वर्षावन कहा जाता है। देखिए इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर भूमि सघन वन उग जाते हैं। यह वन इतने सघन होते हैं कि पत्ती तथा शाखाओं से छत बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता। आपको पता है मैंने त्रिस्तरीय वन बताए थे, त्रिस्तरीय वन, त्रिस्तरीय वन याद है सभी को, सेल्वास वन हमारे, त्रिस्तरीय वन। ये अमेजोन वन बताए थे, ये अंधकार होते, इस तरीके का चित्र बनाया था मैंने। फिर खुद छोटे होते हैं, इस तरीके का चित्र बनाया था, आपको बताया। ठीक है, अंधकार वाले तो यही है। आपकी रिवाइज भी हो रहा है जो हमने पढ़ा अभी तक। यहाँ भूमि का प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रेमिलाइड पैदा होते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए यहाँ। जो परजीवी पौधे के रूप में यहाँ क्या होते हैं, आर्किड एवं ब्रेमिलाइड पौधे पैदा होते हैं। ठीक है, आपको समझ रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिण अमेरिका में, वही हमें यहाँ एक रिकॉल हो रहा है। आपको समझ रहा है कि नहीं, जो सर ने पढ़ाया था वही हमें यहाँ पे एक बार रिवाइज हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम वर्षावन में। एक मिनट, ध्यान दीजिए सभी। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ कौन से पक्षी पाए जाते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ जो लायन टेल मकाओ होते हैं। ठीक है, एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी विभिन्न प्रकार के जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। जो भारत में पाए जाते हैं उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं। यहाँ लिखवा दिया था मैंने, यहाँ कौन से प्राणी पाए जाएंगे, यहाँ बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ की कुछ प्रजातियां हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़ों मकोड़ों भी इस बेसिन में निवास करते हैं। क्यों, क्योंकि अंधकार का क्षेत्र है, तो यहाँ ऐसे प्राणी पाए जाएंगे जिनको रहने के लिए कम आवास हो लगता है। ठीक है, और जिनको जो ऐसे अंधकार कम लगता है। ठीक है, जिनको अंधकार ज्यादा चाहिए, जिनको प्रकाश कम चाहिए, वो पेड़ पौधे और वो जीव जंतु यहाँ पर पनप सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। देखिए मांस खाने वाली पिराना मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजोन नदी में पाई जाती है। यहाँ कौन सी मछलियां पाई जाती है, पिराना, पिरान्या, पिरान्या। ठीक है, पिरान्या मछली की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। इस प्रकार के जीवों को इस प्रकार की जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। आगे पढ़ेंगे हम वर्षावन के निवासी। वर्षावन के निवासी कौन कौन से, यहाँ के लोग छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया वर्षावन में, देखिए यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन से कुछ वृक्षों को काटकर भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष क्या करते हैं, शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियां पकड़ते हैं। जबकि जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अन्यनास, शकरकंद उगाते हैं। ये क्या उगाते हैं, टेपियोका, टेपियोका ये लिख लेंगे, हाईलाइट करेंगे, टेपियोका, अनन्नास और शकरकंद। ठीक है,
क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, तो ऐसे में महिला ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इनका आहार मुख्य मेनियोक है, मेनियोक। ठीक है। सॉरी बच्चों। ध्यान दीजिए। इनका मुख्य आहार क्या है? देखिए, इनका मुख्य आहार है मेनियोक। हाईलाइट कर लेंगे सभी। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। सभी हाईलाइट कर लो बच्चों। सभी हाईलाइट कर लीजिए, इनका मुख्य आहार मेनियोक है। जिसे क्या कहा जाता है? कसावा। ये भी हाईलाइट करेंगे, जिसे कसावा कहा जाता है। कसावा कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं। ये चिट्टियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। हाईलाइट कर लेंगे ये पोर्शन। हाईलाइट कर लेंगे अमेजोन नदी के बारे में, जो अमेजोन बेसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ क्या क्या उगता है हाईलाइट कीजिए। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगद फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाले छप्परों के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। आगे पढ़ेंगे हम। आगे देखेंगे सभी। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे-धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एक ही मात्र उपाय था। पुराने समय में इन वन वन के अंदर पहुंचने के लिए एक ही मार्ग था, कौन सा? नदी का। ठीक है। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो पाया। 1970 में क्या बना? यहाँ ट्रांस अमेज़न महामार्ग। ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे आप। 1970 में यहाँ बना है ट्रांस अमेज़न महामार्ग। ये हाईलाइट कर लीजिए। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। आगे देखेंगे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। इसको हाईलाइट कर लीजिए। इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये बड़ा भाग लुप्त होते हुए जा रहा है। आगे देखेंगे आप। इस चित्र को देखिए पहले। आप देख सकते कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि में बदल जाती है। इससे क्या होता है? मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बह जाती है एवं भूमि क्या होती है? बंजर हो जाती है। देखिए यहाँ दिख रहा है आप सभी को। एक मिनट देखिए, यहाँ पहले क्या है? यहाँ देखिए घने जंगल दिख रहे हैं आप सभी को। घने एवं दाट जंगल दिख रहे हैं यहाँ आप सभी को। दिख रहे हैं ये घने जंगल, ये घने जंगल। अब आगे देखेंगे। अब इन जंगलों में देखिए आप सभी, ये खेती के लिए थोड़ा जगह बना दी है। यहाँ पहले कुछ लोग ही रह रहे, यहाँ कृषि हो रही है। अब आगे देखिए। अब आगे देखेंगे आप सभी। देखिए यहाँ कृषि योग्य जमीन पे देखिए किस तरीके से विनाश हो रहा है, किस तरह के पेड़ों की कटाई होते जा रही है। ठीक है, ये कम होते हुए जा रहे हैं। अब आगे देखेंगे हम इंडिया के बारे में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। हमारा जो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहां का बेसिन में क्या जीवन है वो देखेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी का ओवरलुक देख सकते हैं आप सभी। ये दिख रहे हैं आप सभी को ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा पुत्र बेसिन का निर्माण करती है। हाईलाइट कर लीजिए। ये हाईलाइट कर लीजिए सभी। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है।
ये कहा है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के अक्षांश में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इससे अपवाहित होती है। ठीक है, आपको पता होगा इस तरीके से नदी आती है, कोसी, गंडक, इधर से सोन नदी आती है और ये हमारी गंगा नदी बहती रहती है और ये हमारी ब्रह्मपुत्र इस तरीके से आती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों का नाम ढूंढेंगे। एटलस में देख लीजिएगा आप। ठीक है, आपके पास एटलस है, मैंने बताया उसमें आपको गंगा की सहायक नदियां देखनी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखनी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये पोर्शन को हाईलाइट कर लीजिए सभी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात एवं सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। इन मैदानों में इन मैदान इन मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य देखिए यहाँ मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। यहाँ क्या होता है, देखिए मानसून मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है यहाँ पर। आपको पता होगा हमारे भारत में क्या होती है, मानसून मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है और यहाँ पर उसके बीच वर्षा होती है। तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है यहाँ पर। ठीक है, भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहां ब्रह्मपुत्र एवं गंगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। इसको आपको देखना है। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, उसके नाम लिखने हैं आपको। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती है। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, जो जनसंख्या वितरण होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पर्यावरण की भूमिका प्रमुख होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय इसको ध्यान से देखिए, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है और गंगा ब्रह्मपुत्र में बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। यहाँ मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। यहाँ मानव प्रवास के लिए क्या है, मैदानी है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जहाँ क्या है, समतल कृषि उत्तरी मैदान क्षेत्र में, वहां का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि। ठीक है, यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कृषि। आगे पढ़ेंगे, धान यहाँ की मुख्य फसल है। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पानी का कोई कमी नहीं है। यहाँ से नदियों की सहायक नदियां आ जाती है इस तरीके से। तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या होती है, धान की कृषि होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगद फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ के जो मैदान क्षेत्र, यहाँ क्या देखे जाते हैं, यहाँ केले के बागान देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं आसाम में चाय के बागान मिलते हैं। हाईलाइट कर लेंगे सभी ये पोर्शन, सभी हाईलाइट कर लेंगे इन पोर्शन को। आगे पढ़ेंगे, बिहार एवं असम के कुछ भागों में क्या मिलते हैं, सिल्क कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। यह हाईलाइट कर लीजिए, बिहार एवं असम में क्या किया जाता है, सिल्क का उत्पादन कर। ठीक है, सिल्क उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। सभी ध्यान देंगे अभी। ये देखिए, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी भू आकृति में अगर विभिन्नता होगी तो वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाएगी। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, हाईलाइट कर लीजिए, साखू एवं पीपल के साथ
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरझट भी पाए जाते हैं। ठीक है, घने झुरमुट भी पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र किससे घिरा हुआ है? मैंग्रोव वन से। ठीक है, हम दिखाएंगे आपको मैंग्रोव वन, ये हाईलाइट कर लीजिए। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ चीड़ देवदार एवं फार जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, हमें इन्वॉल्व में पढ़ना है। चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़ एवं फर का पेड़। ठीक है, ये शंकुधारी पेड़ होते हैं। ठीक है, ये देखिए आसाम में चाय का बागान और ये धान की खेती। ठीक है, इस तरीके से होती है। आगे पढ़ेंगे हम। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। हाईलाइट करेंगे आप सभी। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। इसको हाईलाइट करेंगे। डेल्टा क्षेत्र में मगर पाए जाते हैं एवं टाइगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? जलीय जीव पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा एवं मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। कौन कौन सी लोकप्रिय प्रजाति है? रोहू, कतला एवं हिल्सा। ठीक है, हिलसा, ये मछलियों की मशहूर प्रजाति है। ठीक है, ध्यान देंगे आप। मछली एवं चावल के इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है, मछली एवं चावल क्या है? इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब देखिए वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल बनाना, सॉरी, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। इसलिए ढलान को हटाया जाता है कि जल प्रवाह तीव्रता से वो न हो सके। देखिए, इस तरीके से कृषि की जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, या आप अरुणाचल प्रदेश की साइड दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वेदिका कृषि की जाती है, इसे वेदिका कृषि कहते हैं। अगर इस तरीके से पर्वत है तो यहाँ कृषि की जाएगी। आसाम वगैरह क्षेत्रों में देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए एक सिंग वाला गेंडा और ये मगर। आगे पढ़ेंगे हम। ये झील के बारे में दिया हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये कहानी दी हुई है, एक केस अध्ययन है, आपको ये पढ़ लेना आपको। ठीक है, ये देख लेंगे आप सभी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधे डॉल्फिन कहा जाता है। ये हाईलाइट कर लीजिए। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। हाईलाइट कर लेंगे सभी। आगे देखेंगे हम। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं पटना जैसे कोलकाता, सॉरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 10 लाख से आबादी वाले शहर गंगा नदी पर स्थित है। आगे पढ़ेंगे हम। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। देख सकते हैं आप, क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग का यातायात प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता की हुगली नदी स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है। ठीक, मैदानी क्षेत्र में क्या है? बड़े हवाई पतन है, मीन्स एयरपोर्ट। पतन मीन्स पोर्ट होता है। ठीक है, पतन, पतन मीन्स पोर्ट।
ठीक है, पतन मीन स्पोर्ट होता है। आगे देखेंगे, पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, पर्यटन क्या है, इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद, सॉरी देखिए, आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। ठीक है, हमारे देश में। ठीक है, ये आपको कर लेना है एक्सरसाइज, ये आपको एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आती है मुझे पूछ लेनी है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल देखेंगे हम रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, कल का टॉपिक है हमारा रेगिस्तान में जीवन, तो एक बार आप पढ़ के आइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, जय हिंद।